Am I audible, Ritwik? Am I audible? Yes, now audible. Mm, Great. So glad to meet you here again. yeah, How are you doing? fine. What about you? Yeah, I'm also good. Great. So done with the lunch? What? Please pardon? Done with the lunch? No, Lunch? no, no. जो- Yeah. After this meeting. Okay, fine, fine. Great. So मौका मिला आपको बुक पढ़ने का? हाँ, यस, पूरा ही पढ़ लिया मैंने। अरे बस सही है, अच्छी बात है। So कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगे एज योर टेक अवेज? हाँ, तो जो राइटर हैं वो खुद एक पहले पायलट थे और बाद में फुल फ्लेज बिजनेस मैन बन गए, लेकिन उनका जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आई मीन आप जॉब करो और जॉब के साथ साथ आप फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है फुल फ्लेज बिजनेस होता है और एक होता है कि भाई आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, करेक्ट, करेक्ट। तो बिना इन्वेस्ट किए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो बिकॉज आजकल इंटरनेट का ज़माना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ओवरऑल स्टोरी उसकी ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि ये है। हाँ, करेक्ट। सो ये जो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं, सो इस इंडस्ट्री में आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है या आपने किसी फ्रेंड वगैरह का सुना है उनका खुद का एक्सपीरियंस? हाँ, सुना है एक्चुअली। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने हम्म। मुझे ये बात बताई थी, मतलब इसी से रिलेटेड है। तो उसने भी ये कहा था कि अराउंड 2 घंटे पर डे करना होगा आपको, लेकिन उसने उसने कंडीशन ये रखी थी कि तुम्हें अपने नीचे 2 कैंडिडेट लाने होंगे। तो उसमें ऐसा है कि अच्छा। कुछ कुछ ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, कुछ ने ठीक ठाक कमाया। तो उसके साथ हम्म। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इसलिए बीच में उसने छोड़ दिया था। अच्छा। बट उनकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 2 कैंडिडेट लाने होंगे, तो उस पर बात नहीं बनी। मेरे पास ऐसा कुछ कैंडिडेट है नहीं। मैं खुद चाहूँ तो कर सकता अच्छा। हूँ, बट हाँ। अपने साथ मैं किन दो लोगों को लाऊं, वो एक बात है। ओके, ओके, ओके। सो जो आपके फ्रेंड ने काम किया था वो कौन सा वाला ब्रांड था, कौन सा कंपनी था? वो तो उस बारे में वहां तक बात ही नहीं पहुंची। मैंने उससे कहा कि अभी जैसे मैं अपने करियर पे गौरव कर रहा हूँ, जैसे हर साल कंपनी चेंज कर करके वहाँ जाता हूँ, स्किल सेट बढ़ाता हूँ, फिर से चेंज मारता हूँ। तो जब ऐसा हो जाएगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, लाइक एचआर ने मुझे कॉल किया और मेरा हम्म। प्राइस ब्रैकेट पूछा, तो और मैंने उन्हें बताया कि ये है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है। तो जब आप इस स्टेज पे आ गए कि कोई भी एचआर आपका पैकेज मैच नहीं कर पा रहा, तो आप सैचुरेशन हो सैलरी हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, करेक्ट, तो जब करेक्ट, आप करेक्ट। उस लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद अगर फिर आई मीन सैटरडे संडे तो बचेगा ही, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा बिल्कुल। ये वाले काम करने के लिए। तो अभी ओके, मोर ओके, मोर फोकस मेरा जॉब पे था। तो ये है कि ओके, ब्रांड का वो भी काम करते हैं, लेकिन किस ब्रांड का था वहां तक तो बात ही नहीं हुई। ओके। सो अभी हम जो एसोसिएट हुए हैं इसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? इन यू आर विलिंग टू नो द थिंग्स? हाँ, अभी तो करना चाहता हूँ, ओके, सुपर, सुपर। सो क्योंकि जैसा मैंने आपने बताया। अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी कि मुझे 2 कैंडिडेट लाने होंगे। वहाँ उनकी जो करेक्ट, करेक्ट। रिक्वायरमेंट है कि वो मेरे से ये बोल रहे हैं कि आप 2 कैंडिडेट लाओ जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो बात कर सके। बट वैसा हो नहीं रहा ना, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो नहीं। ऑलरेडी कॉल सेंटर में बढ़िया पैसा कमा रहा करेक्ट, करेक्ट। है। और यहाँ पे ऐसा कंडीशन है भी नहीं एक्चुअली। हाँ। तो मैं क्यों अपनी तरफ से बेसिकली ऐसी कोई कंडीशन बना के आपके साथ प्रेजेंट करूँ बेसिकली? हम्म, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले जो आपने सुना था या आपकी फ्रेंड ने आपको बताया या आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कहीं पे कभी, तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कहीं कुछ थोड़ा बहुत? हाँ आपको मतलब, लगता है इसमें स्कोप है? हाँ स्कोप तो है। मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि उनकी जो है मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, तो कई कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाया, तो वो लोग बताते हैं कि हमने ये किया, ये किया, लेकिन मैं फिर उधर गया नहीं। करेक्ट, 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 करेक्ट। सो आई अप्रिशिएट कि आपका पर्सपेक्टिव कहना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है बुक को रीड करने की वजह से। इसी वजह से बेसिकली हम लोग वो बुक रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा वाइड व्यू के साथ चीजों को समझेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एट द अर्ली स्टेज अगर आप वो कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हम्म, सो जैसा ऑथर ने भी मेंशन किया है, इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स। वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट एट द लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन, जैसा हमने फर्स्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस बट दैट इज नॉट द होल सोल थिंग। प्रोडक्ट और सर्विसेज होने चाहिए क्योंकि अगर बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं होगा तो वो इलीगल बिजनेस होगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है बट हमने इसको असाइन किया हुआ है, डेलीगेट किया हुआ है थर्ड पार्टी को।
और उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कंसेप्ट पे आगे होंगे, फिर बिजनेस मॉडल पे, फिर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखेंगे। अच्छा, जैसा ऑथर ने भी बोला है, आपकी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि मुझे अपने साथ कुछ और लोगों को लाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा? कंडीशन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बेसिकली आपको आपका बिजनेस बिल्ड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम्म। और हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को। क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो पीपल का काउंट है वो ज्यादा है आपके सर्कल में, सोशल सर्कल जिसको हम बोल सकते हैं, जो सॉरी फिजिकल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिसको बोल सकते हैं, या फिर अगर हम बोले सोशल मीडिया पे किसका काउंट ज्यादा मिलेगा? सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो। पेपल तो ऑब्वियसली कोई इसी यूज़ वजह नहीं से, करता। पेपल कोई नहीं यूज़ करता। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने के लिए मतलब करने के लिए कि उनको ज्यादा एवेल्युएट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी जो है वो हम सोशल मीडिया को कवर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें बताएंगे। एकदम से अगर हम बॉम्बार्ड कर देंगे सारी चीजें तो वो आपके लिए भी अंडरस्टैंड करने में, एब्जॉर्व करने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसीलिए हमारा 2 से 3 सेशंस रहेगा जिसमें हम आपको सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद बताएंगे। तो कहना चाहिए कि जैसा हमने पहले भी मेंशन किया था कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाद में बात करेंगे। और हमारा 2 लेग है, टीम ईगल्स और इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस। होपफुली आपने इनका प्रोफाइल विजिट किया होगा थोड़ा बहुत, राइट? वो तो नहीं किया अभी। ओके, सो ये- आप कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी दिखा देती हूँ, याद नहीं इंडिया है। डिफाइनिंग वेलनेस। हाँ, हाँ। इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस ये हमारा वेलनेस चेक पार्टनर। का चेक कहाँ करना होगा? आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं इनका अच्छा, प्रोफाइल, अच्छा, अच्छा। इंस्टा पे भी कर सकते अच्छा, हैं, अच्छा। फेसबुक हाँ। पे भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस हमारा खुद का वेलनेस पार्टनर है। और दूसरा है हमारा टीमिगल, जिसका मैं लोगो आपको मीटिंग इनवाइट में भी शेयर कर रही हूँ। वो हमारा एंटरप्राइज पार्टनर है। तो यही 2 लेग हैं जिनके थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी के थ्रू हम लोग बेसिकली कहना चाहिए अपना जो एंटरप्राइज बिल्ड कर रहे हैं। और कहना चाहिए हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं बट वी आर इंटरडिपेंडेंट। हम लोग साथ में ही खुद का एंटरप्राइज एक दूसरे को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द पार्टनर्स। तो हम लोग जो इवेल्युएशन प्रोसेस है हमारा, उसमें हम कैंडिडेट्स को, पार्टनर्स को थोड़ा सा अच्छे से इवेल्युएट करके अपनी पार्टनरशिप ऑफर करते हैं बेसिकली। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पेट भरा हुआ है, अच्छे से आपका पेट भरा हुआ है, और मैं आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके बोलती हूँ कि आप कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए, खा लीजिए, अपना लंच एंजॉय कर लीजिए, मैं उसका पूरा पे आप खुद करूंगी। तो ऑब्वियसली आपका पेट भरा हुआ है तो आप कोई भी चीज अपनी फेवरेट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे भूख नहीं है, हंगर नहीं है। बट जिससे ही मैं बताऊंगी कि आपका 2 से 3 दिन का आप भूखे हैं, कुछ भी खाया नहीं है आपने, और उस वक्त मैं आपको अगर सूखा वड़ा पाव भी देती हूँ तो ऑब्वियसली आप उसको बड़े चाव से खाओगे, क्योंकि आपको वहां पर भूख है, आपका हंगर है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर अपनी लाइफ में आपका वो जो वाई है, रीजन कि हमें ये सेकेंडरी पैसिव इनकम क्यों बिल्ड करना है, आपका वो हंगर, वो वाई आपका क्लियर है, तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म। अगर आपका वो वाई क्लियर नहीं है तो हम लोग आपको नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी के साथ जाना क्यों। सो ये जस्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि वाई ही क्लियर नहीं होता है लोगों का, और जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी लोग आ जाते हैं। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी में बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो लोगों को अच्छा लगता है। बट अगर वो वाई ही क्लियर नहीं होता है तो उनको शुरू शुरू में लगता है हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट लेटर ऑन कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ करने के लिए वो हंगर, वो वाई होना बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्वियसली इज द कंसेप्ट, बट हमारा जो एरिया है जिसपे हम काम कर रहे हैं दैट इज नेटवर्क। वी आर नॉट मार्केटिंग, हम लोग मार्केटिंग में कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है, एंड वी आर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर सेल्समैन। तो हमारा जो फोकस है पूरा हमारा नेटवर्क के ऊपर है कि हम अपने नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और किसी ने बोला भी था कि अगर आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है तो आपको आपके नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो आपका नेटवर्थ भी बढ़ने लगेगा। और आज की डेट में हर कोई अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगा हुआ है, राइट? हम्म। करेक्ट। सो लेट मी शेयर माय स्मॉल प्रेजेंटेशन विथ यू, और आज का सेशन भी हमारा वही 40 to 50 मिनट्स का ही रहेगा। ग्रेट, होप इट इज विजिबल। हम्म। सो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी पावर ऑफ नेटवर्क। हम यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क में कितनी ताकत है बेसिकली। सो हमारा थोड़ा सा एजेंडा पॉइंट ये है, और हम लोग थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इट विल टेक अराउंड 40 to 50 मिनट्स ओनली, नॉट मोर देन दिस 60 to 75। सो प्राइमरली हमारा जो बुक है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट आप तो पूरा बुक पढ़ चुके हैं, तो बुक के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे चैप्टर वाइज समरी दी हुई है, बट मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर, चैप्टर 9 में कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया है, वो दिखाना चाहूंगी। चैप्टर 9 में कुछ स्किल्स के बारे में बताया है, और हमारी एजुकेशन को भी थोड़ा सा वहां पे डिस्क्राइब किया गया कि जो हमारी एजुकेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रॉड लेवल पे, दैट इज होलिस्टिक, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल।
स्कॉलिस्टिक एजुकेशन हमें ऑब्वियसली मिलता ही मिलता है, जैसे ही हम अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रोथ स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिलता है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन दीज डेज। और ये सारे स्किल्स जो बेसिकली आप देख रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल, राइट। और इनको आप देखकर भी समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे इनमें से किसी भी एक स्किल के अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, प्रोफिशिएंट बनना है इनमें से किसी भी स्किल पे, तो मुझे इसको अगर मार्केट में जाके मैं कोचिंग लेती हूँ तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट ये इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमें ये सारे स्किल्स में ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग मिलती जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। वो इस प्लेटफॉर्म का जादू है कहना चाहिए। वो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल का एग्जांपल लेती हूँ, ऑब्वियसली हम इसको करंट प्रोफेशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं, तो हम अपना टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वो आपको क्लियर होगा। ऑब्वियसली हम लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उसी वेस्टेज टाइम को यूटिलाइज करेंगे बेसिकली। जैसे हमारा विलिंगनेस होना चाहिए, जो आपकी चेयर पे पर्सन बैठा हुआ है उसका विलिंगनेस होना चाहिए कि मुझे अपने उस टाइम को जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ उसको यूज करना है कहीं पर। और उससे ऑब्वियसली मेरा जो एंटरप्राइज है एज ए साइड हसल मैं बिल्ड कर सकता हूँ, और उसमें से ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ओवरकमिंग फियर ऑफ रिजेक्शन, ऑब्वियसली हर इंसान को सक्सेस ही चाहिए, यस ही चाहिए, बट जैसे ही वो नो मिलता है ना, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा हिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन से वो यस सुनने की आदत इतनी ज्यादा हो चुकी है। हमें बच्चों, हमारे पेरेंट्स ने भी हम लोग को इतना पैम्पर कर करके बड़ा किया हुआ है कि हमें वो रिजेक्शन पसंद नहीं आता। ऑब्वियसली थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि हमें रिजेक्ट किया है किसी ने, तो अच्छा नहीं लगता है। बट इस चीज को अगर हम हैंडल कर पाते हैं तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि कहना चाहिए सक्सेस, सक्सेस की सक्सेस के अगर पायदान को अचीव करना है तो हमें फेलियर्स की सीढ़ी के थ्रू ही अचीव करना पड़ेगा, राइट। या करेक्ट। और कम्युनिकेशन स्किल है, पीपल्स स्किल है, क्योंकि पीपल्स स्किल बोलना चाहिए कि बहुत टफेस्ट स्किल है। अगर हम पर्सन को पढ़ना शुरू कर दें, उसके अकॉर्डिंग बातचीत करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत केपेबल होंगे बेसिकली अपनी बातों को कम्युनिकेट करना। सो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म से आपको ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग मिलती जाएगी। धीरे धीरे इसको आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में ऑब्वियसली बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी एक्टिव इनकम में क्या है, कि हम अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा हमारा इनकम बनेगा। वी विल बी पेड ओनली वंस एट द मंथ एंड। मैंने जो उस मंथ में काम किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मई मंथ में जितना काम किया उसके लिए मुझे सैलरी मंथ एंड पे मिल चुका है। आई विल बी पेड ओनली वंस। मई मंथ में जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे जून मंथ में कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। इसका रिजल्ट जो है वो तुरंत की तुरंत मुझे मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे, मतलब मुझे रिजल्ट इसका तुरंत की तुरंत मिलता है। सैलरी मुझे जो है फॉर श्योर मुझे मंथ एंड पे मिलनी ही मिलनी है, इंस्टेंटली आई विल बी गेटिंग पेड। फिजिकल प्रेजेंस, स्किल, टाइम, टैलेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना मेरा एक्टिव इनकम में काम नहीं चलेगा। इमरजेंसी के केस में मेरी सारी एग्जॉस्ट कर ली हैं लीव्स, और अब मेरे पास कोई भी लीव नहीं है, मैं नहीं जा पा रही हूँ ऑफिस, तो मुझे वहां पे एलओपी लगेगा, क्योंकि मेरा फिजिकल प्रेजेंस वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव इनकम में क्या होता है ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे हम एसेट बेस्ड इनकम बिल्ड करते हैं, कि ऑब्वियसली मुझे टाइम अपना थोड़ा शुरू में देना है, अपना एसेट बिल्ड करना है बेसिकली। एसेट से मेरा इनकम जनरेट होता है। एंड हियर वी विल बी गेटिंग पेड मल्टीपल टाइम्स। जैसे मैंने मई मंथ में जो काम किया है उसके लिए मुझे मई मंथ के एंड में भी पैसा मिलेगा, जून में भी मिलेगा, जुलाई में भी मिलेगा। मतलब कंसिक्यूटिवली मुझे उस वर्क के लिए जो मैंने मई मंथ में किया उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा इनकम के फॉर्म में। इट वर्क्स ऑन द डिलेड ग्रेटिफिकेशन कंसेप्ट, मतलब ये मैच्योर होने में, बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। रातों रात बेसिकली कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे। जैसे अगर मैं एक सीड का एग्जांपल लेती हूँ, जब हम सीड सो करते हैं तो उसकी जो रूट्स है पहले गहराई में नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, वो अपना जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी यही है, पहले अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, मेच्योर होता है, स्ट्रांग होता है, केपेबल बनता है, तभी इसका रिजल्ट हमें आगे जाके मिलता है। सो इट विल टेक सम टाइम टू गेट मेच्योर, स्ट्रांग बनने में, केपेबल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो फिजिकल प्रेजेंस, टाइम, टैलेंट, स्किल जो है इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इनिशियल डेज में मुझे अपनी ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, बट जब वो मेच्योर हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब मुझे फिजिकल प्रेजेंस, टाइम, टैलेंट, स्किल डालने का जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोरिएंडर प्लांट का, जो पौधा है वो सीड सो करने के 3 से 4 महीने में पौधा अच्छा बड़ा हो जाता है। मैं उसको हार्वेस्ट करूंगी, दोबारा से मेरा पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर मैं हार्वेस्ट करूंगी, तो मतलब इसका रिजल्ट जो है मुझे इंस्टेंट मिलता है, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कंसेप्ट पे काम करता है। मैंगो ट्री जो है उसका सीड अगर मैंने सो किया तो मुझे बहुत प्यार से उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे ही वो स्प्राउट आएगा, फिर छोटा पौधा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मुझे उसके कीड़े मकोड़े, जानवरों, तो आंधी तूफान सबसे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सेव करना पड़ेगा। जब वो एक बार मैच्योर ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तब मुझे उसकी देखभाल उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और उसके फ्रूट्स जो हैं वो अपने सीजन पे मुझे देगा ही देगा, चाहे मुझे चाहिए नहीं चाहिए। सो इट वर्क ऑन द
डिलेड ग्रेटिफिकेशन कंसेप्ट, मतलब कि मुझे उसको थोड़ा सा प्यार से नर्चर करना है, बड़ा करना है, देखभाल करनी है शुरू के टाइम पे। जब वो मेच्योर इनफ हो जाएगा तब मुझे उसकी इतनी ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। इट विल गिव मी रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, इट विल गिव मी द फ्रूट्स ऑटोमेटिकली, चाहे मुझे चाहिए नहीं चाहिए। होप इट इज क्लियर, राइट? या करेक्ट। सो एक और एग्जांपल है, मेरे पास फ्लैट हैं, 5 फ्लैट हैं जिनसे मुझे पर मंथ का इनकम आ रहा है 30,000 का। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये फ्लैट जो है वो लोन फ्री फ्लैट है। तो मुझे जो पूरा पूरा प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, उसमें से अगर मैं मेंटेनेंस का हटा देती हूँ तो 25,000 मेरा पूरा प्रॉफिट है, उसमें मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे मेरा फ्लैट बिल्ड करने में शुरू में इन्वेस्टमेंट भी करना है, टाइम भी करना है, देना है, और एफर्ट भी डालना पड़ेगा। बट जब वो फ्लैट मेरा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद मुझे सिर्फ मेंटेनेंस के अलावा उसमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राइट? एग्री? करेक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं एसेट बेस्ड इनकम। यहाँ पे हमने फ्लैट को एज ए एसेट बिल्ड किया है और उससे हमारा इनकम जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रेजेंस, टाइम, टैलेंट जब मेरा फ्लैट बन गया उसके बाद नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सो बुक में ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा लायबिलिटी और एसेट क्या होता है ये। लाइबिलिटी उनके हिसाब से ये था कि अगर आपके पास पैसा है हम्म। और आप अपने शौक के लिए गाड़ी लेते हो, हम्म। तो गाड़ी जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। मतलब उन्होंने तो पोर्श ली थी वैसे, तो हम्म। वो ये बता रहे थे कि वो एक लाइबिलिटी है, जहाँ से मतलब बेसिकली मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। और एसेट है वो आपको सारी ज़िंदगी कमा के देगा। तो करेक्ट। लाइबिलिटी वो है जो आपको लॉस दे रही है, एसेट वो है जहाँ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल टर्म्स में, जो चीज मेरी पॉकेट में पैसा डाल रही है वो मेरे लिए एसेट है, जो चीज मेरी पॉकेट से पैसा निकाल रही है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। राइट? करेक्ट। सो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी है। और एसेट जो है वो डिफरेंट होते हैं अपने नेचर में भी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सारा डिस्कशन यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। हमारा हम्म। जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर इनकम कैसे बन रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी जो अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो सेल स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स है, मतलब कि उनका शटर ऑन है तो पैसा आ रहा है, शटर ऑफ हुआ तो पैसा आना बंद हो जाएगा। बिजनेस ओनर्स मतलब उनके अंदर एटलीस्ट 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं 15 दिन के लिए या फिर महीना भर भी, तो उनका जो इनकम है वो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि उनके नीचे एक उनकी टीम काम कर रही है। इन्वेस्टर्स जिनके लिए उनका पैसा काम करता है, वो अपने पैसे से काम करवाते हैं, वो खुद काम नहीं करते, और वो अपने पैसे को बिजनेस ओनर्स को देते हैं और उनके लिए ऑटोमेटिकली पैसा बनता रहता है, उनके पैसे से ही उनका पैसा बनता रहता है। तो हमने कहना चाहिए कि हमें सब कुछ जो है इन्वेस्टर बनना है बेसिकली। होलसेल ओनर मतलब जो गोल है हमारा इन्वेस्टर बनना है, बट उसके लिए पहले हमें लेफ्ट साइड से निकल के बिजनेस राइट साइड में आने की जरूरत है। तो ऑथर ने उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज टू बिल्ड दिस नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, हम अपने विदाउट डिस्टर्बिंग करंट प्रोफेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू इन्वेस्ट द टाइम। इनिशियल डेज में 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स, और वीकली बेसिस पे इट इज 15 to 20 आवर्स, एंड दैट टू फॉर लर्निंग फॉर योर सेल्फ ओनली, कि आप लर्न करेंगे इस चीज को कि हमें कैसे क्या करना है बेसिकली। प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो क्योंकि ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है तो आपको यहाँ पे हर स्टेप पे गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम है, वेल एस्टेब्लिश सपोर्ट सिस्टम है। कोचिंग मेंटरशिप के अंतर्गत आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाए, हेल्प किया जाएगा बेसिकली। और वी आर बिल्डिंग इट ऑन कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो ये पूरी तरह से स्केलेबल है बेसिकली साथ में। ह्यूज स्केलेबिलिटी है। एम्प्लॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो ये जो कंसेप्ट है नेटवर्किंग कंसेप्ट जो है वो 1996 में इंडिया के अंदर आ गया था। बट 1996 से लेके दिसंबर 2021 तक कोई भी रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पास हुआ था, जिस वजह से इस कंसेप्ट का बहुत लोगों ने अच्छे से मिसयूज किया था। भाई बंधु का बिजनेस बना दिया था, मैं आ गया हूँ, मेरे 2 दोस्त को मैं पकड़ के ले जाऊंगा, और पैसा लेके भाग गए थे। चेन मार्केटिंग या मनी मेकिंग स्कीम, इन सारी चीजों को बहुत लोगों ने यूज किया था, इस कंसेप्ट का बेसिकली यूज किया था। और वहीं से इस कंसेप्ट की इमेज जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, मार्केट बहुत ज्यादा स्पॉइल हुआ था इसी वजह से, क्योंकि लोगों को लगा था ये क्विक रिच स्कीम है। सो लेट मी टेल यू ऋत्विक कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, इट टेक्स टाइम, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कहना चाहिए कि ये हम आज के लिए नहीं बिल्ड कर रहे हैं, ये हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं। मतलब हमारी फ्यूचर जनरेशन को बिल्ड करके देंगे, क्योंकि आज के टाइम में कहना चाहिए कि हर कोई चाहता है कि उनका खुद का
बिजनेस हो, क्योंकि जॉब किसी को भी पसंद नहीं आती, दूसरे की जी हजूरी करना किसको पसंद आएगा बेसिकली। हम्म। तो हम ये अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्ड करके उनको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और इसमें यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम कैसे कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो सारे स्कूल में सिलेबस जो है वो सेम पढ़ाया जाता है, बट फिर भी हम किसी पर्टिकुलर सिंगल स्कूल को चूज करते हैं ये देखकर कि वहां पे टीचर्स कौन है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो एक काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किसके साथ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट व्हाट बट हाउ यू डू इट एंड विथ whom यू डू इट, ये मैटर करता है। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी बिजनेस है तो लोग तो चाहिए ही चाहिए, तो आप टीम वाइज हायर कर लीजिए या फिर आप टीम ऑफ पार्टनर्स बिल्ड कर लीजिए, जो हम ट्राई कर रहे हैं। सो पार्टनर्स बेसिकली हमारे एसेट होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है डजेंट मैटर, मुझे उन्हें मंथ एंड पे सैलरी देना ही देना है। बट पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट लॉस जो भी है हम उसको आपस में शेयर कर लें। सो ये जो पर्सन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको आप जानते हैं क्या, पहचानते हैं? हाँ, ये बिंद्रा नाम है शायद इनका। करेक्ट करेक्ट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये हाँ। मार्केट एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है बेसिकली, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट है। सो उनका क्या कहना है इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा उनकी जबानी हम सुन लेते हैं। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो फॉर यू एंड मुझे बताइएगा इफ इट इज ऑडिबल प्रॉपर्ली। फाइन। हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा, मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी, इस सब्जेक्ट पे इतनी डिमांड करी, आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले तीन चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितने होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है।
फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिलकर के लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं पूछना चाहता हूं जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हो कि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा HR पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉय में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा 1-2 लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई। आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हो, वो बार बार इस्तेमाल करते हो, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे, जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है, ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिए जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो। सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. अगर आप 2 उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है।
नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो आपको बोलता है ना, आजा 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 आजा, तेरे नीचे दो जोड़ ले, वो दो के नीचे वो दो जोड़ते जाएंगे, वो दो के नीचे दो के नीचे दो जोड़ते चले जाएंगे, तू अरबपति बन जाएगा। वो बोलेगा आपसे दो जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, दो जोड़ मिलेंगे जल्दी 2 करोड़। हाँ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है। वो किया, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन 5 की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क कैसा लगा दीपक आपको ये? अच्छा लगा, लेकिन हाँ, शुरुआत में बहुत सिर्फ ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो होता ही है। मेहनत। हाँ, मैं हाँ, जैसे मेहनत। मैंने आपको बताया था ना, मैंने भी अपनी जॉब की शुरुआत 8,000 से शुरुआत करी थी, बट आज की तारीख में अच्छा कर रहा हूँ। तो करेक्ट। हाँ, तो 5-6 साल तो खैर लग ही जाते हैं। मेहनत तो एक्चुअली हर चीज में है, हाँ, वो चाहे तो है। आप कुछ भी उठा लीजिए। हम्म जैसे उन्होंने खुद ने मेंशन किया कि आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या, तो हम्म इसी तरह से कोई भी चीज है उसमें मेहनत हम्म। तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, बहुत हाथों हाथ ज्यादा। बैठे बैठाए तो हमें मिलने नहीं कुछ वाला। नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि हमें हमारी लाइफ में बेसिकली ढूंढते क्या रहते हैं, हमें चाहिए क्या? सबसे पहला तो जैसा एक वो कहावत होती है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में हो माया, करेक्ट। और तीसरा जो अगर शादी हो गई है तो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, आपका जो बिल्कुल। एसेट आपने बनाए हैं उसको डुबाए ना, उसको आगे बढ़ाएं। करेक्ट तो ये करेक्ट करेक्ट तीन करेक्ट। चार चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही तो बात है। सबसे पहले तो तो जो आप। हमारी हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ है, हाँ। फिर उसके बाद करेक्ट हमारी जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो अच्छा करें। ये करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। चीज जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो बहुत बार हम जो पैसे के लिए बोलते हैं ना, वो बेसिकली हमारा गोल नहीं है। पैसा जो है बेसिकली हैप्पीनेस, हम कह सकते हैं हैप्पीनेस इज अवर फाइनल गोल। पैसा तो ऑब्वियसली करेंसी है, उसको एक्सचेंज करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरे पास घर है, तो घर हमें खुशी देता है, और पहनने के लिए मुझे 2 जोड़ी कपड़े ही चाहिए, बट अगर मेरी अलमारी में 10 जोड़ी कपड़े होंगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। सो हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ, हम बोल सकते हैं इसको, राइट? हम्म, सो हैप्पीनेस बेसिकली हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि ये पहन ले या फिर वो पहन ले, आज ये खा ले या फिर वो खा ले। तो जब मेरे पास चॉइसेस होगा तब मेरे पास हैप्पीनेस भी ऑटोमेटिकली आएगा। अब मेरा जो
चॉइसेस है वो मेरे पास फ्रीडम कंट्रोल करता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट किया, और आपका फेवरेट साइड डिश क्या है, फेवरेट सब्जी क्या है आपकी? पनीर। पनीर, ठीक है। एक तरफ मैंने पनीर बनाया और दूसरी सब्जी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो? कद्दू। कद्दू। कद्दू, ठीक है। तो मैंने ये कद्दू और पनीर मैंने दोनों बनाए हैं, और मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड डिश चूज करके अपना लंच एंजॉय कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने आपको ये चीज बताई, ऑब्वियसली आपके पास फ्रीडम है चूज करने का, तो आप फील करोगे हैप्पीनेस कि मेरे पास, चलो शुक्र की बात है, मुझे ऑप्शन है चूज करने का। बट जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास चॉइस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आपको एक सब्जी दूंगी और आपको उसमें ही अपना लंच को एंजॉय करना है या जो भी है, तो वहीं पे आपको वो डिलेमा आ जाएगा, डाउट आ जाएगा कि अब मुझे अगर ये कद्दू मिल गया तो आज मेरा तो लंच चला गया, मजा नहीं आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फ्रीडम है वो बेसिकली चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी, मेरा जो हैप्पीनेस है वो चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास चॉइस करने का ऑप्शन है तो मैं हैप्पी रहूंगी। और मोस्टली जो ये मेरी फ्रीडम है वो दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ऋत्विक? पहला तो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और दूसरा करेक्ट, मनी। दूसरा ये है कि मेरा जो मनी है उसको कोई दूसरा कंट्रोल ना कर रहा हो। करेक्ट, तो एक तरह मतलब से हम बोल सकते हैं टाइम। हाँ, टाइम। टाइम है और आज़ादी भी होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फ्रीडम तो ऑलरेडी आजादी ही हो गई। सो फ्रीडम चूज करने का तब होगा जब मेरे पास सफिशिएंट मनी होगा, हम्म। सफिशिएंट टाइम होगा। और 95% हम बोल सकते हैं कि टाइम और मनी ही डिसाइड करता है कि मेरे पास चूज करने का ऑप्शन है कि नहीं। मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने 24 आवर्स में बेसिकली। हम्म। और 5% मैंने इसलिए छोड़ दिया वो रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए, जो काफी बार हम टाइम और मनी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। टाइम और मनी बेसिकली ये दो चीजें रिलेशनशिप और हेल्थ में कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो 24, अब जैसे मेरा ये जो फ्लो है वो हैप्पीनेस के लिए टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है, उसी तरह से मेरे पास अगर एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो उसी तरह से मेरे पास फ्रीडम ऑफ चूज करने का भी रहेगा और मेरे पास हैप्पीनेस आएगा। टॉप टू बॉटम भी जा रहा है कंट्रोल और बॉटम टू टॉप भी जा रहा है कंट्रोल। अब जो मेरे पास 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में से ऑब्वियसली मैं अपना मैक्सिमम पार्ट ऑफ टाइम जो है वो पैसा कमाने के लिए डाल रही हूँ। 10 to 12 आवर्स में पैसा कमाने के लिए डाल रही हूँ, 6 to 8 आवर्स मुझे ऑब्वियसली स्लीप चाहिए बॉडी को रेस्ट देने के लिए, और 4 to 8 आवर्स मेरे मिसलेनियस वर्क जो छोटे मोटे काम इधर उधर के होते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है हमने अपना लाइफ का वो पैसा कमाने के लिए ही डाल दिया। मेरे 9 से 8 10 घंटे, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे में दिन के अपने पैसा कमाने के लिए डाल रही हूँ। और बचपन से ही हमने स्कूल में सुना है, पढ़ा है कि आपको अगर पैसा अर्न करना है तो आपको अच्छा मार्क्स लेके आना और अच्छी सी जॉब लेनी, जो हमारे लिए एक्टिव इनकम है। हमें वहां पे किसी ने भी नहीं बताया था कि हम पैसा अर्न पैसिव इनकम के थ्रू भी कर सकते हैं। सो वही सारी चीजें उस बुक में बहुत अच्छे से बताई गई हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के थ्रू। देख पा रहे हैं कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उनका जो पॉपुलेशन है वो 90 to 95% है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है। और जो राइट साइड के लोग हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनका पॉपुलेशन सिर्फ 5 to 10% है। बट ये जो राइट साइड के लोग हैं, 5 to 10% जो पॉपुलेशन है, इनके पास जो वेल्थ है वो 90 to 95 है। और जो लेफ्ट साइड के लोग हैं जिनका पॉपुलेशन तो 90 to 95 है बट वेल्थ सिर्फ 5 to 10% है। हम्म। सो ये लोग, राइट साइड के लोग, ऐसा क्या अलग काम कर रहे थे जो लेफ्ट साइड के लोगों को पता भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, जिसकी वजह से राइट साइड के लोगों के पास वेल्थ इतना ज्यादा है। वेल्थ आपको पता है क्या है, राइट? हम्म। करेक्ट। तो जब मैं ये बुक पढ़ी थी तब मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जिसमें से सबसे पहला है कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं उनका फिक्स माइंडसेट है, हम्म। और जो राइट साइड के लोग हैं वो ग्रोथ माइंडसेट पे काम करते हैं। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं जिससे वो अपनी इनकम को डबल कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, कहना चाहिए। लेफ्ट साइड के लोग जो है वो एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और राइट साइड के लोग जो है वो पैसिव इनकम बिल्ड करने में अग्रसर रहते हैं। और लेफ्ट साइड के लोग जो है उनके पास प्रोडक्टिव आवर्स ऑब्वियसली लिमिटेड है, क्योंकि 24 आवर्स को वो ना 26 कर सकते हैं ना 30 कर सकते हैं। उनका प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो ऑब्वियसली मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 आवर्स हो सकता है 24 आवर्स में से, उसके ऊपर उनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो उनका जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो लिमिटेड है। बट जो राइट साइड के लोग हैं वो लोग अपने प्रोडक्टिव आवर्स को मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं किस तरह से वो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को मल्टीप्लाई कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं जियो कंपनी का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो जियो कंपनी के पास, मेरे पास एम्प्लॉयज हैं टोटल 1 लाख। सॉरी, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं आता है। जब मेरे पास 1 लाख एम्प्लॉयज हैं और हर एक एम्प्लॉय मेरे 8 घंटे डाल रहा है, तो मेरे पास कितने प्रोडक्टिव आवर्स हो गए? एट मैं लाख प्रोडक्टिव आवर्स, राइट?
सो जियो कंपनी के पास प्रोडक्टिव आवर्स जो हो गए 8 लाख आवर्स हो गए। अब बुक के अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन था इनकम कैलकुलेट किस तरह से होता है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू स्किल। तो हम और आप जैसे लोग जिसके पास 24 आवर्स है और उसमें से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 आवर्स काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पे टाइम लिमिटेड हो गया, फिक्स हो गया। अब स्किल भी हमारी एक तरह से लिमिटेड ही है। जैसे हम और आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, तो मैं अगर अपनी स्किल्स को ग्रूम करना चाहूंगी, बढ़ाना चाहूंगी, तो मैं इसी फील्ड में कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर या लॉयर नहीं बन सकती। तो इस वजह से मेरा स्किल भी जो है वो फिक्स्ड हो गया। अब अगर मेरा टाइम और स्किल दोनों के दोनों लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली मेरा इनकम जो है वो भी लिमिटेड रहेगा। बट अगर मैं जियो कंपनी के ये 8 लाख प्रोडक्टिव आवर्स उठा के इस फॉर्मूला में डालती हूँ टाइम की जगह पर, जिस वजह से मेरा जो इनकम बनता है, कंपनी का जो इनकम बनता है मंथ एंड पे या ईयर एंड पे, वो बहुत बड़ा फिगर आता है। और हम जो एम्प्लॉयज होते हैं वो 5 से 10% इंक्रीमेंट को लेकर खुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि बिजनेसमैन ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे अपने टीम को बनाना है, कम्युनिटी को बिल्ड करना है या नेटवर्क को बिल्ड करना है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को मल्टीप्लाई करें। और कह सकते हैं कोलेबोरेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग जो होती है आज की बजिंग वर्ड है, आज की बिजनेस वर्ल्ड में बेसिकली। सो इस स्क्रीन से हमें ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग टीम। हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज द ओनली होल पर्पस। तो आप कम्युनिटी बोल दीजिए, टीम बोल दीजिए, नेटवर्क बोल दीजिए, आपको जो टर्म पसंद आता है आप उसको चूज कर सकते हैं। हम मोस्टली यहाँ पे टीम वर्ड प्रेफर करते हैं कि हम लोग अपना टीम बिल्ड कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ आपको ऋत्विक? हम्म। ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डीप है, गहरा है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा धीरज के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर्स जो दिख रहे हैं आपको, अगर मैं पूछूं कि कितने टोटल स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 16। फर्स्ट इंस्टेंस में 16 ही दिखते हैं, मुझे भी 16 ही दिखे थे। बट अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो इसमें मोर देन 16 आर स्क्वायर्स है। 70 कैसे हैं? वैसे तो 17 है। हाँ, इस तरह से 16 है। 9 स्क्वायर्स इस हाँ तरह से वैसे हैं। अगर आप 4 स्क्वायर। मतलब ये है कि ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। करेक्ट 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 करेक्ट। सो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि ऊपरी सतह से जो दिखता है वो पूरा स्टोरी नहीं नहीं होता है होता। बेसिकली। जैसे कि अगर मैं समुद्र के पानी का एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं सरफेस पे खड़े खड़े देखती रहूंगी कि कितनी गहराई है उसकी, मुझे पता नहीं चलेगा। उसके लिए मुझे उसके अंदर गोता लगा के देखना ही पड़ेगा कि कितनी गहराई है। वो अलग बात है कि हम समुद्र के गहराई को नाप नहीं सकते, बट कहने के लिए मुझे उसके अंदर डूबना ही पड़ेगा, गोता लगाना ही पड़ेगा, तभी मैं उसकी गहराई को नाप सकती हूँ। सो मोस्टली जो सरफेस पे से दिखता है वो पूरा स्टोरी नहीं होता है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें कूदना ही पड़ेगा, उसमें डूबना ही पड़ेगा। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मोस्टली। सो एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन हियर। तो मेरे हाथ में ये A4 साइज का पेपर है। अब इस A4 साइज के पेपर को मैंने 1 टाइम फोल्ड किया, सेकेंड टाइम फोल्ड किया, थर्ड टाइम फोल्ड किया, 4, 5 और ये 6। तो मैंने A4 साइज के पेपर को 6 टाइम्स यहाँ पे फोल्ड किया है। A4 साइज का पेपर का जो थिकनेस होता है वो 0.1 mm होता है। हम्म। जब मैंने इसको 6 टाइम्स फोल्ड कर दिया है, तो अभी एट दिस मोमेंट इसका थिकनेस कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6। 0.6 mm। हम्म। करेक्ट। अब ये A4 साइज का पेपर जो है मैं इसको 42 टाइम्स 42 टाइम्स फोल्ड करना चाहती हूँ। प्रैक्टिकली आई कैन नॉट फोल्ड आफ्टर दिस, बट मैं थियोरेटिकली पेन पेपर यूज करके इसको फोल्ड कर सकती हूँ। हम्म। सो जब मैं 42 टाइम्स फोल्ड करूंगी तब उस केस में A4 साइज के पेपर का थिकनेस कितना होगा? मल्टीप्लाई कर। सो 42.1 इंटू 42, ये कह रहे हाँ हैं आप? हाँ। ओके फाइन। सो आपके हाइट जितना हो सकता है क्या थिकनेस? नहीं। ओके, सो हम थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले लेते हैं। हम्म। क्या कहता है गूगल बाबा? तो ये अरे, मेरी हाइट तो सो यहाँ पर ये लिंक की हुई है, मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ। आई थिंक नया स्क्रीन ओपन हुआ है, मुझे रीशेयर करना पड़ेगा। हम्म। सो अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। हम्म।
हाँ, रीड कर लिया मैंने। तो क्या समझे आप इससे कि जब हम A4 साइज के पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो इसका थिकनेस जो है इट विल रीच टू द मून बेसिकली, राइट? हम्म। सो हमने कहाँ गलती करी इसको बेसिकली कैलकुलेट करने में? दो चीजों में बेसिकली हमने गलती करी। पहला चीज, हमने इसको बहुत सिंपल समझा, इसको सिंपल कम इनटू करा हमने। और उसी तरह से हमने जैसे 2 into 2 4 6 8 इस तरह से हमने उसको समझा कि वो ग्रो कर रहा है, बट वो कंपाउंडिंग वे में बेसिकली ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ये इसका फॉर्मूला है। एन की जगह पे जब मैंने 42 रखा, थिकनेस पे जब मैंने 0.1 रखा, तो ये डिस्टेंस आया है mm में इतना। और मून और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये है किलोमीटर्स में। हम्म। सो दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग कि इट विल रीच टू द मून बेसिकली। और अगर मैं फोल्ड कर रही हूँ 0 टाइम तो इतना थिकनेस हो रहा है, 1 टाइम फोल्ड कर रही हूँ तो इतना हो रहा है, 10 टाइम फोल्ड कर रही हूँ तो इतना हो रहा है। इसी तरह से नीचे जाके देखती हूँ तो मेरा 42 टाइम्स पर इतना थिकनेस आ रहा है। और थोड़ा सा अगर ग्राफ में जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो शुरू के फोल्ड हैं वहां पर थिकनेस में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। बट जैसे ही मैंने 37th टाइम फोल्ड किया, एकदम से उसका जो थिकनेस है वो शूट किया। क्यों शूट किया? क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट ने काम किया। और जैसे अविंद्रा साहब ने भी बोला था, आपका एफर्ट बेसिकली वहां पे कंपाउंडिंग वे में मल्टीप्लाई होता है। और इसी तरह से बेसिकली कहना चाहिए कि इनिशियली में हमें कोई भी रिजल्ट कुछ भी हाथों में दिखता नहीं है। और मोस्टली लोग जो है वो रिजल्ट ना देखने की वजह से इसी ड्यूरेशन में जो शुरू का टाइम होता है वहां पे कंसेप्ट के साथ क्विट कर देते हैं। उनको लगता है कि कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों करें इसमें काम? बट वो बैकएंड में हमारा इंटरनल ग्रोथ हो रहा होता है, हमारा जो रूट है वो स्ट्रांग हो रहा होता है। जैसे मैंने सीड का भी एग्जांपल दिया था, पहले वो नीचे ग्रो करता है फिर ऊपर ग्रो करता है। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट है, ये मॉडल भी है, जो दिखता नहीं है बट वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होता है। वो चेंजेस आपको दिखेंगे बेसिकली अगर आप एसोसिएट करते हैं तो वही कहने की है कि हमें थोड़ा सा धीरज के साथ अंडरस्टैंड करना है, समझना है चीजों को, और समझते हुए आगे बढ़ना है। शुरू का टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, वहीं पे लोग क्विट कर जाते हैं और आगे जाके बाहर जाके बोलते हैं कि ये काम करता नहीं है, ये नेटवर्किंग कंसेप्ट जो है वो काम करता नहीं है। वही है कि हमें उस टाइम तक वेट करना है जहाँ पे वो कंपाउंडिंग वे में एकदम से हमारा एफर्ट, टाइम और इनकम जो है वो मल्टीप्लाई करती है। एक और चीज है, मैटकेफ लॉ का आपने सुना है ना? हम्म। मैटकेफ लॉ, मैटकेफ लॉ भी एक कंप्यूटर इसका नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, होप इट इज विजिबल। हम्म। सो मेटकैफ लॉ में ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास अगर दो टेलीफोन है तो मेरे पास एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अगर मेरे पास 5 टेलीफोन है तो मेरे पास 10 कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे, 10 कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे। अगर मेरे पास 12 टेलीफोन है तो मेरे पास 66 कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे। अगेन, वहां पे एकदम से जैसे ही टेलीफोन का नंबर जो इंक्रीज हुआ तो कनेक्शन का काउंट भी एकदम से शूट किया। सो दिस इज द पावर ऑफ कंसेप्ट, नेटवर्किंग का जो पावर हम आपको शो करना चाहते थे। लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। सो कहने का मतलब है कि जैसा हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एफर्ट, टाइम और इनकम मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग वे में। इसी वजह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और बहुत लोग यही कंसेप्ट को समझने में गलती करते हैं, फेल करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, क्या क्या चीजें उसमें छुपी हुई है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और धीरज के साथ उस पर काम करने की जरूरत है। बैकएंड में वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसका रिजल्ट आपको आगे जाके ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है। बट वही है, लैक ऑफ पेशेंस, हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को और क्विट कर जाते हैं वहीं से। सो बहुत सारे लोग यही कंसेप्ट को समझ नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। बट पावर यही है नेटवर्क में, इसी वजह से लोग आज की डेट में अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सो ये छोटा सा रिसर्च हुआ कि आपके लिए, आपने बुक ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया है तो फर्स्ट वाला आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। बट सेकंड पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, गूगल करिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर रही है, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या ब्रांड्स में अच्छा नहीं कर रही है बेसिकली। सो ये छोटा सा टास्क है आपके लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड टुडे। हम्म। सो अभी जो हमने समझा उसमें कुछ क्वेश्चन आपका? नहीं, अभी तो नहीं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन के लिए हम कब कनेक्ट कर सकते हैं? आज हमने कंसेप्ट के बारे में बात करी है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंसेप्ट के से निकल के बिजनेस मॉडल की तरफ बात करेंगे, बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा एक बार,
अराउंड नेक्स्ट वीकेंड ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीकेंड और दिस वीकेंड? वो दिस वीकेंड सॉरी। हाँ, राइट राइट राइट। सो अभी इस वीक डेज में पॉसिबल नहीं है आपके लिए 1 आवर निकालना? नहीं अभी तो कल से तो ऑफिस जाना है, आज तो वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा ठीक है। इवनिंग टाइम में पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मे बी थर्सडे और फ्राइडे? इवनिंग में तो मैम मीटिंग्स होती है ना, 6 बजे यूएस ज्वाइन करते हैं। ओके ओके, सो अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है? अर्ली मॉर्निंग मैं जिम में होता हूँ। एक्चुअली मेरा जो शेड्यूल है पूरा जैम रहता है। ओके फाइन फाइन, हाँ ठीक है। तो सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है? हाँ, हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। चलेगा चलेगा, हम लोग ग्रुप पे कम्युनिकेट कर लेंगे। हाँ, ओके फाइन। सो इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। या एक और काम करेंगे ना, जैसे नेक्स्ट मंडे को ही इसी टाइम पे मैं रख लूँगा, क्योंकि मंडे को वीक स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो इसलिए। एक्चुअली मैं बस यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है इसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ टाइम टाइम ले अगर लो, हम मेरे को अभी कोई से, दिक्कत नहीं है। हम हाँ, हाँ जैसे एवरी वीक हम एक सेशन रख सकते हैं। बट आपको आगे जाके अगर आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप अभी इवैल्यूएशन के लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप आगे बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाएंगे? क्योंकि हम्म, वहां पे तो डेली डेली का, इसीलिए हम मैं कहना चाहती थी कि वीकली बेसिस पे ये बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इस वीकेंड पे देखते हैं। चलेगा ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे ग्रुप के अंदर टाइम के लिए। फाइन। हाँ ओके। तो सैटरडे के लिए 24 जून शैल आई कंसिडर? हाँ ठीक है, फाइन, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। बाय बाय, टेक केयर। हाँ ओके, हैव अ नाइस डे। बाय। सेम टू, थैंक यू।